हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एफसीआई एजीएम कंप्यूटर अवेयरनेस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के डे नंबर 3 पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए उस पर डिस्कशन किया। अब उसी के बेसिस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जहां पर मेरी कोशिश ये है कि सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं जो लेवल एफसीआई का रहता है। उससे टफ लेवल भी हो सकता है ये, क्योंकि आने वाले समय में जो एग्जाम है उसका लेवल टफ ही होगा। तो सेम ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जा सकते हैं या इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाएंगे, और विश्वास मानिए दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के सेशन में कौन से हैं बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एफसीआई एजीएम एग्जाम को लेकर। हैव अ लुक गाइस। पहला क्वेश्चन, अमंग दीज नेम द ईमेल क्लाइंट। इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? जीमेल, याहू, एमएस आउटलुक, एओएल या ऑल ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर एक क्वेश्चन को आपको भी पढ़ना है, और आप मान के चलिए कि ये एग्जाम जैसा ही हो रहा है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि आपके कितने आंसर यहां पर सही हुए। समझते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन था यहां पर, इनमें से ईमेल क्लाइंट कौन सा है? तो देखिए, ईमेल क्लाइंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ईमेल क्लाइंट हम उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिसे आप अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल फोन पर आप इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और फिर उसके ऊपर आप अपने मेल्स को चेक करते हैं। तो आप अब सोच के बताइए कि जीमेल क्या ईमेल क्लाइंट है? आंसर है नहीं। जीमेल मेल तो है, ईमेल तो है, लेकिन ये ईमेल क्लाइंट नहीं है, क्योंकि क्लाइंट का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं। याहू नहीं, याहू भी ऑनलाइन वेबसाइट है ना। नॉर्मली हम gmail.com टाइप करते हैं, yahoo.co.in टाइप करते हैं और फिर अपने मेल को फेच करते हैं। एमएस आउटलुक बिल्कुल सही, ये है आपका ईमेल क्लाइंट, क्योंकि एमएस आउटलुक एक सॉफ्टवेयर के तरीके से काम करता है। इसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और फिर उस पर आप काम करते हैं, तो इसीलिए इसको ईमेल क्लाइंट कहा जाता है। जबकि एओएल, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन ऑनलाइन, ये भी ईमेल के तरीके से ही सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन अमेरिका का है। क्लियर है? अब कितने ईमेल क्लाइंट होते हैं इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो तीन तरीके के आपके ईमेल क्लाइंट हैं, यानी तीन आपके ईमेल क्लाइंट हैं नॉर्मली जो बहुत फेमस हैं। पहला है एमएस आउटलुक, दूसरा है मोजिला थंडरबर्ड, और तीसरा है एप्पल का मेल। तो ये तीनों आपके ईमेल क्लाइंट में आएंगे, जबकि जीमेल, याहू, ये सब आपके वेब मेल इंटरफेस है ना। ये वेब मेल का मतलब होता है जिसको वेबसाइट के थ्रू आप एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब मेल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन ईमेल। ईमेल में, ईमेल से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बताइएगा, इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? एसएमटीपी, पीओपी3, आईमैप, यूडीपी या ऑल ऑफ दिस? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को भेजने के लिए यूज करते हैं। पॉप3 और आईमैप का इस्तेमाल मेल को रिसीव करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब कि ऊपर वाली जो तीन प्रोटोकॉल्स हैं ये आपकी ईमेल में इस्तेमाल होती हैं, जबकि यूडीपी आपकी ईमेल प्रोटोकॉल नहीं होती। तो आंसर यहां पर होगा यूडीपी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉप3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, आईमैप की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और यूडीपी की फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड एंड मॉनिटर कम्स अंडर विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कह रहा है जो कीबोर्ड है या मॉनिटर है ये किस तरीके के नेटवर्क में ट्रांसमिशन मोड की कैटेगरी में आएगा। अब तीन तरीके के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, ये याद रखिएगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो कीबोर्ड और मॉनिटर कैसा है?
ये सिंप्लेक्स मोड है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, और ऐसी डिवाइसेस जो एक ही तरफ यानी एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शनल अगर इंफॉर्मेशन को फ्लो करती हैं तो वो आपकी सिंप्लेक्स होती हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो हो लेकिन एक टाइम पर ना हो, अलग अलग टाइम पर हो, हाफ डुप्लेक्स होगा, जैसे वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों साइड इंफॉर्मेशन फ्लो हो, बोथ डायरेक्शन में हो, लेकिन एक ही समय पर हो, है ना। जैसे अभी आप मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये एक तरीके का फुल डुप्लेक्स मोड है ना। अगर हम बात करते कि हम लोग फोन पर आपस में बात कर रहे होते, है ना, कॉल पे कनेक्ट होते, तो ये भी क्या होता, फुल डुप्लेक्स होता, क्योंकि रियल टाइम पर क्वेश्चन और रियल टाइम पर आंसर दिए जा रहे हैं, तो ये होगा फुल डुप्लेक्स। और यहां पर क्योंकि कीबोर्ड और मॉनिटर की बात हो रही थी, जो सिंप्लेक्स मोड थे। अगला क्वेश्चन, all the tags slash keyword used in HTML are written inside। कह रहा है जितने भी टैग या कीवर्ड HTML में होते हैं वो किसके अंदर लिखे जाते हैं। तो यहां पर कुछ सिंबल्स आपको दिए गए हैं और आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो HTML बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, और ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है सेकेंड वन। देखिए, दो तरीके के टैग्स होते हैं HTML में, एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, और टैग को हम इसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइज जो साइन है उसके साथ में। समझ में आ गया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट वर्क्स ऑन। इंटरनेट किस तरीके की स्विचिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट, कैरेक्टर स्विचिंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? देखिए, इंटरनेट की बात करें तो यहां पर हमारे डेटा को ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेट की होती है। तो इंटरनेट भी सोच रहा होगा कि जब इतना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डेटा फॉरवर्ड करना है तो क्यों ना इसको पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ किया जाए, और इसी सिक्योरिटी के लिए पैकेट बनाए गए। तो आंसर है पैकेट स्विचिंग इज द करेक्ट आंसर, जहां पर डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल किया जाता है। नेटवर्किंग की बात करें या इंटरनेट की बात करें, इन दोनों ही केसेस में। अगला देखिए, नेम द फर्स्ट वायरस। इनमें से सबसे पहला वायरस कौन सा है? वायरस जिसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सबसे पहला वायरस है क्रीपर वायरस, यानी फर्स्ट यहां पर सही जवाब होगा। और पहला एंटीवायरस पूछें अगर एग्जाम में कि सबसे पहला एंटीवायरस कौन सा है, तो आंसर है रीपर। सेकंड नंबर पर दिया है रीपर, ये आपका पहला एंटीवायरस है। ब्रेन पहला बूट सेक्टर वायरस है। अगर एग्जाम में पूछें कि पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है तो ब्रेन हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो छुपकर वार करता है और अपने आप को बहुत शरीफ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन होता हार्मफुल है ट्रोजन हॉर्स। और रैंसमवेयर आप लोग जानते हैं और प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस भी किया था कि ये बिटकॉइन के फॉर्म में मनी को ट्रांसफर करवाता है और एक तरीके से फिरौती मांगता है ना, कुछ अमाउंट मांगता है यहाँ पर, और उसके बदले आपकी फाइल्स को ओपन कर देता है ना। अदरवाइज आपकी फाइल्स जो हैं वो इनक्रिप्टेड मोड में रहती हैं। तो ये है आपका रैंसमवेयर। और इसके पहले वाले सेशन में हम लोग ने एक क्वेश्चन पर भी बात करी थी कि सबसे पहला रैंसमवेयर कौन सा है। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं इसको? वेरी गुड। आंसर था ईट्स। ईट्स नाम का जो आपका सॉफ्टवेयर है या रैंसमवेयर आप कह सकते हैं, ये सबसे पहला रैंसमवेयर है। और जबकि सबसे फेमस कौन सा था? वेरी गुड, दैट इज WannaCry। WannaCry वाला आपका सबसे फेमस रहा है। आगे बात करते हैं, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज। कह रहा है उस वायरस का नाम बताइए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर एंटर करता है और अपना असर दिखाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, VLC मीडिया प्लेयर या कोई भी ब्राउजर्स हो गए, इन पर एंटर करता है। सोच के बताइए कि क्या होगा सही जवाब। बूट वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस, एंटीवायरस या ऑल ऑफ दिस? एंड द करेक्ट आंसर इज मैक्रो वायरस।
यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर एंटर करने वाला जो वायरस है वो मैक्रो वायरस है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अब यहां पर बूट वायरस का मतलब क्या है? यानी वो वायरस जो बूटिंग में प्रॉब्लम करता है, जो सिस्टम को बूट नहीं होने देता। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क को बूट होने से, या फ्लॉपी डिस्क को या हार्ड डिस्क को ऑन होने से कौन सा वायरस रोकता है, तो इस केस में आंसर आपका क्या होगा? बूट वायरस। फाइल वायरस फाइल करप्ट करता है। एंटीवायरस आप जानते हैं ये वायरस को किल करता है ना। आगे बढ़ते हैं। नेम द सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आपका आएगा, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम द सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपनी कई सारी कॉपीज क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ से आप आत्मनिर्भर भी समझिएगा। सेल्फ का मतलब है कि जो अपने आप काम करे, जो दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। और ये है आपका वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में सेल्फ मिल जाए तो आंसर वॉर्म लगाइएगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट भी है। अगर आपको ऑप्शन में वॉर्म ना मिले तो इस केस में आंसर लगा दीजिएगा वायरस, क्योंकि इसका आंसर वायरस भी हो सकता है और वॉर्म भी हो सकता है। क्योंकि यहां पर सिर्फ रेप्लिकेटिंग नहीं दिया है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग दिया है, तो आंसर वॉर्म सही है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपका वॉर्म नहीं होता तो आपका सही आंसर बन जाता वायरस। ठीक, तो इन दोनों ही चीजों को आप याद रखिएगा। और वायरस और वॉर्म दोनों होने की कंडीशन पर वॉर्म ही आपका सही जवाब होगा। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एफसीआई का भी ये वन ऑफ दी फेमस और फेवरेट क्वेश्चन है। अगला देखिए, नेम द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम बताइए। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेगा जरूर से, बताइएगा सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल या फोर्ट्रैन? तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इंग्लिश के फॉर्म में लिखी जाती है। तो वैसे तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल और फोर्ट्रैन ये सभी आपकी हाई लेवल है, लेकिन पहली हाई लेवल है फोर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो साइंटिफिक चीजों पर काम करती है, दैट वर्क्स ऑन साइंटिफिक थिंग्स, तो आंसर क्या होगा? अगेन फोर्ट्रैन होगा। क्लियर है? और ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी है। अगला देखिए, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। कह रहा है जो पहली जनरेशन में इस्तेमाल की जाने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे क्या बोलते हैं? मशीन, बाइनरी, बोथ ऑफ दीज, असेंबली या 1, 2 एंड 4? क्या लग रहा है आपको फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रखना चाहिए? बिल्कुल सही, मशीन लैंग्वेज आपकी फर्स्ट जनरेशन में यूज होती है और मशीन को ही बाइनरी भी कहते हैं, तो आंसर होगा बोथ ऑफ दीज। जबकि असेंबली लैंग्वेज आपकी सेकेंड जनरेशन की है और हाई लेवल लैंग्वेज आपकी थर्ड जनरेशन की है। तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन और बाइनरी आएगा, सेकेंड जनरेशन में असेंबली आएगा और थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेशन एंड इंटरएक्टिविटी विद द यूजर ऑन वेब पेजेस कैन बी डन बाय। कह रहा है एनिमेशन जैसे फीचर को ऐड करना या इंटरैक्टिव चीजों पर काम कर पाना, ये पॉसिबल हो पाया वेब पेजेस पर किसकी मदद पर? किसकी मदद से ये सारे काम हो पाते हैं कि हम एनिमेशन जैसी चीजों को वेबसाइट पर ला पाते हैं, या किसी भी फॉर्म्स को डेवलप कर पाते हैं, या इंटरैक्टिव बना पाते हैं अपने वेबसाइट को? तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, विजुअल सी शार्प या सी प्लस प्लस? एंड द करेक्ट आंसर इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का काम होता है एनिमेशन और इंटरैक्टिविटी प्रोवाइड करना किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को। वेबसाइट और वेब पेज सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि वेब पेज की कलेक्शन को ही वेबसाइट बोलते हैं।
और एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में कि सबसे पहले पेज जो हमें वेबसाइट पर दिखता है वो कौन सा होता है। तो आंसर होता है या तो होम पेज या मेन पेज या लैंडिंग पेज, है ना। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है आंसर। होम पेज भी सही है, मेन पेज भी सही है और लैंडिंग पेज भी सही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, विच ट्रांसलेटर प्रोग्राम कन्वर्ट द होल प्रोग्राम एट वंस। तो ट्रांसलेटर से भी क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, है ना, ट्रांसलेटर से क्वेश्चन बने थे। बताइए विच ट्रांसलेटर यानी कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ। एट वंस का मतलब एक साथ। आंसर है कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देना, या आप कह सकते हैं एक साथ डीबग कर देना। और अगर यहां पर क्वेश्चन में दिया होता लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके, तो आंसर हो जाता इंटरप्रेटर। और ऑल एट वंस अगर पूछें तो आंसर होगा कंपाइलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीन तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर है। अगला देखिए, विच प्रोग्राम इन एमएस एक्सेस इज यूज्ड टू ऑटोमेट अ रेपिटेटिव टास्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है एमएस एक्सेस में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करता है, जो रिपीट होने वाले टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ये एमएस एक्सेस पर भी पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड पर भी पूछा जा सकता है, एमएस पावर पॉइंट पर भी पूछा जा सकता है, और सभी केसेस में आंसर एक ही है और वो है मैक्रोस। याद करिए, हमने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि मैक्रोस का काम होता है एक तरीके से रिकॉर्डिंग करना, रेपिटेटिव होने वाले टास्क को मेंटेन करना। और विजुअल बेसिक लैंग्वेज की मदद से हम मैक्रोस को बना सकते हैं, है ना। ये भी हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रोस का मतलब क्या है, रेपिटेटिव टास्क। मैक्रोस किस लैंग्वेज की मदद से बनते हैं, विजुअल बेसिक की मदद से, और ये हमारे काम को आसान बनाते हैं ना, आसान बनाते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा टूल है जो विजुअल बेसिक के थ्रू बनाया जाता है और जिससे हमारे एमएस ऑफिस में काम आसान हो जाता है ना। काम आसान को बोलते हैं वहां पर यूजर फ्रेंडली बन जाता है। तो आंसर अगेन होगा मैक्रोस। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था विजुअल बेसिक, तो विजुअल बेसिक के द्वारा तो सिर्फ मैक्रोस को ही डिजाइन किया जाता है ना, दैट्स वाई। अगला देखिए, की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। कह रहा है टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो जब भी दो या दो से ज्यादा टेबल की बात हो रही होगी क्वेश्चन में, तो हमेशा आंसर आपका फॉरेन की बनेगा। तो देखिए क्या यहां पर एक से ज्यादा टेबल की बात हो रही है, बिटवीन दी टेबल्स यानी बिल्कुल टेबल एक से ज्यादा है, यानी दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, फॉरेन की होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होता यूनिक, यानी कोई एक ऐसा फीचर जो यूनिक है, जो कभी रिपीट नहीं हो सकता, जिसकी वैल्यू नॉट नल नहीं हो सकती, तो आंसर हो जाएगा प्राइमरी की, है ना। तो प्राइमरी की नल नहीं हो सकती है, हमेशा यूनिक होती है, ये प्राइमरी की के फीचर हैं। और फॉरेन की मतलब एक से ज्यादा टेबल में यूज होने वाली, पहले टेबल में जो यूज होगी वो प्राइमरी की होगी और वही जो दूसरे टेबल में यूज होगी उसे हम फॉरेन की बोलते हैं ना। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका आप याद रखिए, कभी भी एक से ज्यादा टेबल आपको एग्जाम में दिखें क्वेश्चन में, तो आंसर फॉरेन की लगा दीजिएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी इज। एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक ऐसी प्रोटोकॉल जो इंटरनेट और नेटवर्क पर मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है। तो इस एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या है, 21, 25, 60, 81 या 80। एंड द करेक्ट आंसर इज द पोर्ट नंबर इज 80। पोर्ट नंबर पर ये काम करता है। वेरी गुड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेम द लेटेस्ट ब्राउजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट ब्राउजर का नाम बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज 10,
नो डाउट विंडोज़ 11 भी मार्केट में आ चुका है ना, लेकिन अभी वो टेस्टिंग फेज में ही चल रहा है, अभी यूज़र्स के पास वो नहीं पहुंचा। तो इसलिए विंडोज़ 10 ही इस समय लेटेस्ट माना जाएगा। और विंडोज़ 10 में जो ब्राउज़र आपका आया वो था HEDGE। तो आंसर हो जाएगा आपका फिफ्थ वन, दैट इज एज। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट स्कैन्ड इमेज इनटू टेक्स्ट फाइल इज कॉल्ड। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो स्कैन इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इसका क्या है, यानी किसी भी पेपर को आप स्कैन करिए और वो टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाए। अगर कोई भी पेपर या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि आप उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है, OCR, BCR, RFID, फैक्स या MICR? एंड द करेक्ट आंसर इज OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज द करेक्ट आंसर गाइस। और इसी की मदद से, जैसे अगर कई बार कई लोग मार्कशीट में बदलाव कर लेते हैं तो वो OCR की मदद से ही होता है, या कई लोग जो टिकट होते हैं ट्रेन के, बस के, इनमें भी एडिटिंग कर लेते हैं, है ना, तो ये भी OCR की मदद से होता है। आजकल तो OCR नाम का सॉफ्टवेयर मिलता है, अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे स्कैन इमेज टू टेक्स्ट फाइल कन्वर्टर या JPG टू टेक्स्ट कन्वर्टर, तो आपको OCR ही मिलेगा, है ना। कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिसमें OCR आपका ऑनलाइन मोड पर काम करता हुआ आपको दिखेगा, है ना। तो ये है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखते ही शायद समझ में आ रहा होगा, है ना। बाकी आप ट्राई करिए अपने एंड से, आपको क्या लग रहा है। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट। 1 MB गलत है, 1 KB बिल्कुल सही है। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, है ना। तो यानी सेकेंड आपका यहां पर आंसर सही बन रहा है। अगला देखिए, दिस इज स्ट्रीमिंग सर्विस दैट डिलीवर्स कंटेंट ओवर द इंटरनेट। कह रहा है ये एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है वैसे ही ये एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। दैट डिलीवर्स कंटेंट, जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है इंटरनेट के ऊपर। तो इंटरनेट के ऊपर कंटेंट डिलीवरी, इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडर, हिंज, हैपन, ओके क्यूपिड या OTT। तो बिल्कुल दिस इज परफॉर्म्ड बाया OTT प्लेटफॉर्म्स, यानी ओवर द टॉप। तो OTT बिल्कुल सही है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ओवर द टॉप है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि OTT की फुल फॉर्म क्या है। जैसे आप लोग देखते हैं कि आजकल काफ़ी सारी वेब सीरीज जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम, जैसे नेटफ्लिक्स, है ना, हॉट स्टार। ये सब आपके क्या है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। समझ में आ गया। वेरी गुड। डिज्नी ना, डिज्नी इज ऑल्सो वन ऑफ दी OTT प्लेटफॉर्म, डिज्नी प्लस के नाम से। तो ये आपके ओवर दी टॉप है। क्लियर हो गया। अगला देखिए, नेम दी बिजनेस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। और बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, इसके पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। कह रहा है बिजनेस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी होती है। इसको बिजनेस के नाम से भी पूछते हैं, इसको प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के नाम से भी पूछा जाता है। तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं या जो कंपनीज यूज करती हैं किसी भी पर्सन को हायर करने के लिए, डायरेक्ट हायर कर सकती हैं यहाँ से। क्या है, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज लिंक्डइन। तो लिंक्डइन आपकी ऐसी प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग है, बिजनेस और प्रोफेशनल कैटेगरी में इसको काउंट किया जाता है। और कुछ इस तरीके का लोगो दिखता है लिंक्डइन में, है ना। तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो लिंक्डइन पर अवेलेबल होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप इनके आंसर कर पा रहे होंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 ज़रूर पूछिएगा, है ना, ताकि मुझे ये मौका मिले कि आपके कन्फ्यूज़न को मैं एग्ज़ाम से पहले
रिजॉल्व कर पाऊँ। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सर्विस मेरी पहुंच पाए और मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एग्जाम के बाद जरूर मुझे ये भी आप बताते रहिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया और किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम के बाद आप इस चैनल पर आएं और एक बार मुझे अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। तो आगे भी इसी तरीके के सेशंस मैं कंटिन्यू रखूंगा ना, डेली इस तरीके के सेशंस आपके लिए रहेंगे आपके एग्जाम तक, ताकि एक बूस्टअप आपको मिले, एक कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।